हम में से अधिकांश लोग अपने बचपन की मीठी यादें संजोए रखते हैं। वो एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ फिल्में, कार्टून और सिर्फ मजा ही मजा होता है। लेकिन गहराई से देखें तो शायद वो सब कुछ प्यारा, दुलारा और हंसियों भरा नहीं था। इसे साबित करने के लिए पेश हैं वो राज जो कि आपके सामने आए हैं। अंतरिक्ष में बड़ी चिड़िया। वो 28 जनवरी 1986 की सुबह थी जब नासा के बेशकीमती स्पेस शटल चैलेंजर रॉकेट में विस्फोट हुआ और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के 73 सेकंड के बाद ही वो बीच हवा में बिखर गया। इस हादसे ने दुखदाई रूप से क्रिस्टा मैक ऑलिफ सहित 7 चालक दल के सदस्यों की जान ले ली। क्रिस्टा एक सामाजिक अध्ययन की शिक्षक थी जिसने अंतरिक्ष में पहला नागरिक होने की होड़ में 11,000 दूसरे आवेदकों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उन संभावित अंतरिक्ष कैंडिडेट्स में से एक और कोई नहीं बल्कि बिग बर्ड था, तो हाँ, वही जो सेसाम स्ट्रीट का शानदार विशाल एजुकेशनल पपेट था। कैरल स्पिन्नी जो एक कठपुतली संचालक थे और बिग बर्ड के रचयिता थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें नासा ने अपने शटल के बाकी सभी क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा करने के लिए संपर्क किया था। नासा का मिशन था कि आदमी को अंतरिक्ष में भेजा जाए। 1980 के दशक की शुरुआत में स्पेस फ्लाइट पार्टिसिपेशन प्रोग्राम नामक एक नया कार्यक्रम आम जनता को अंतरिक्ष यात्रा के बारे में उत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था और प्यारे से पीले कैनरी बर्ड को बच्चों को आकर्षित करने के लिए एकदम उपयुक्त माना जाता था। शुक्र है कि बिग बर्ड ने कभी अपना स्पेस सूट नहीं पहना। जैसे कि स्पिन्नी अभी भी अपने बयान में कहते हैं कि 8 फुट 2 इंच ऊंचे पक्षी को घुसने में थोड़ी सी अड़चन आ रही थी। लेकिन जरा सोचिए कि अमेरिका के बच्चे अपने पसंदीदा टीवी कैरेक्टर को हवा में आग की लपटों में झुलसते हुए देखते देखते रह गए। पावर रेंजर्स का अभिशाप। चाहे आप इसके कट्टर फैन रहे हों या नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पावर रेंजर्स ने दुनिया भर के लोगों के बचपन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इन रंगीन स्पेंडेक्स पहने सुपर हीरो का किरदार इतने वर्षों में विभिन्न अभिनेताओं द्वारा किया गया है, फिर भी कई लोगों को 90 के दशक के ओरिजिनल कलाकार याद होंगे। फिर भी आप इन कॉस्ट्यूम के पीछे के लोगों के बारे में कितना जानते हैं? ओरिजिनल माइटी मॉर्फिन जैसे पावर रेंजर्स और उसके बाद वाले शोज के कलाकारों का त्रासदी का एक लंबा इतिहास था। वे 1993 से ही मुसीबतों में थे जब ये शो पहली बार हमारी स्क्रीन पर देखा गया था। डेविड योस्ट, जिन्होंने बिली द ब्लू रेंजर की भूमिका निभाई थी, उन्होंने खुलासा किया कि उनको सेट पर समलैंगिकता के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिस कारण उन्हें 1996 में शो छोड़ना पड़ा और उसके बाद अपनी गे कन्वर्जन थेरेपी करानी पड़ी। शुक्र है उसके बाद उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार कर लिया और अपने कटु अनुभव का उपयोग दूसरों को शिक्षित करने के लिए करते हैं। एक और भयानक बात सामने आई 2002 के एपिसोड में रेड रेंजर बनने वाले रिकार्डो मेडना जूनियर के बारे में। उन पर 2017 में अपने रूममेट पर तलवार से हमला करने और घातक रूप से घायल करने के आरोप लगे, जिनका उन्होंने खंडन किया। शायद उन्होंने अपनी टीवी वाली भूमिका को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। इस बीच ओरिजिनल ग्रीन रेंजर टॉमी ओलिवर का किरदार निभाने वाले जेसन डेविड फ्रैंक एक MMA स्टार बन चुके हैं और अपनी 100% फाइट्स जीती हुई हैं। अब रेंजर्स का एक रीयूनियन भी संभव नहीं हो सकता क्योंकि ओरिजिनल येलो रेंजर थ्यू ट्रांग की 23 साल की कम उम्र में ही एक कार दुर्घटना में दुखद रूप से मृत्यु हो गई। इससे उस लोकप्रिय धारणा को बढ़ावा मिला कि रेंजर वास्तविक जीवन में भी शापित थे। डॉक्टर सियस के राज। थियोडोर गिजेल, जिनको डॉक्टर सियस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पसंदीदा बच्चों के लेखकों में से एक हैं। इन्होंने द कैट इन द हैट से लेकर द ग्रिंच तक बहुत कुछ प्रसिद्ध बचपन के फेवरेट आइकॉनिक किरदारों की रचना की थी। उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि सीएस को बच्चे पसंद नहीं हैं। हालांकि उनकी ये उदासीनता कभी साबित नहीं हो सकी, लेकिन उनका निजी जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं था। गिजेल जब अपनी पहली पत्नी हेलेन पामर से विवाहित थे तब वो कैंसर से पीड़ित थीं। उस समय वे पहले से ही शादीशुदा ऑड्रे स्टोन डिमोन के प्यार में पड़ गए और दोनों का एक स्कैंडल भरा अफेयर शुरू हो गया। डिमोन ने गिजेल के साथ रहने के खातिर अपने पति को तलाक दे दिया। दूसरी तरफ हेलन ये सब सहन नहीं कर पा रही थी और उसने अक्टूबर 1967 में बार्बुट्रेट्स का ओवरडोज लेकर अपनी जान लेने की ठान ली। दिल को रुला देने वाले एक सुसाइड नोट में हेलन ने लिखा, मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। और यहाँ तक कि उसे अपने पति की फेमस रेपुटेशन का भी ख्याल था। उसे बचाने के लिए उसने लिखा, मेरे जाने से काफी अफवाहें फैलेंगी, लेकिन आप कह देना कि मैं बहुत अधिक काम के बोझ से पीड़ित थी और कभी कभी उन मौज मस्ती के बारे में भी सोच लेना जो हमने इतने साल में साथ की। इसके बाद आई गर्मियों में सियस और ऑड्रे डिमोन की शादी हो गई और उनका स्कैंडल से भरा अतीत दफन हो गया। उनकी इमेज बच्चों के लिए लिखने वाले एक हमेशा हंसमुख लेखक के रूप में बनी रही। डोरोथी गेल की दुख भरी दास्तां द विजार्ड ऑफ ओज अब तक की विश्व की सबसे जानी मानी फिल्मों में से एक है। यह हर क्रिसमस पर टीवी पर दिखाई जाती है। इसकी नकल करके विकेट जैसी लोकप्रिय वेस्ट एंड फिल्म बनी और इसके विचित्र
चरित्र और मजेदार किरदार लोकप्रिय कल्चर का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि 1939 की ये टेक्निकल एडेप्शन फिल्म तुरंत ही आइकॉनिक बन गई और इसे 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुए। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि इसके एक्टर्स के साथ पर्दे के पीछे भयानक व्यवहार किया गया था। डोरोथी का टाइटल रोल युवा और अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली जूडी गार्लैंडर के लिए एकदम फिट था, लेकिन सेट पर उसका अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं था। 17 वर्षीय गार्लैंड को जितना हो सके इतनी छोटी बच्ची की तरह दिखाने के लिए उसे फिल्मांकन के दौरान एक बहुत टाइट कोर्सेट पहनने के लिए मजबूर किया गया और उसके वजन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें चिकन सूप, सिगरेट और कॉफी की डाइट पर रखा गया। MGM स्टूडियो वाले गार्लैंड को एक चाबी वाली घड़ी की तरह चलाते थे। उससे दिन में 16 घंटे काम करवाने के लिए उसे पेप पिल्स देते थे और जब आराम करवाना चाहते थे तो नींद की गोलियां देकर सुला देते थे। इस भयानक अनुभव से गार्लैंड का बाद का जीवन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि उसने अपनी तीसरी 13 साल की शादी के दौरान लगभग 20 बार आत्महत्या करने की कोशिश की और आखिरकार 47 साल की उम्र में घोर गरीबी के दौरान बार्बिट्यूरेट के एक्सीडेंटल ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। पीली ईंट वाली सड़क पर चलना हमेशा इतना मजेदार नहीं होता। डोरोथी के दोस्तों को भी फिल्मांकन के दौरान कई तरह की लापरवाहियों के कारण बहुत परेशानी हुई। आज के फिल्म स्टैंडर्ड्स में ऐसे तरीकों को अनुमति कभी नहीं मिलती। बर्ट लाहर द्वारा पहना जाने वाला वो कुख्यात सूट जिसमें उन्होंने उस प्यारे से डरपोक शेर की भूमिका निभाई थी, असली शेर की खाल और बालों से बनाया गया था। इसका वजन लगभग 90 पाउंड था, जिससे उन्हें शूटिंग में बहुत तकलीफ होती थी। ये पसीने में भर जाता था और हर रात को 2 असिस्टेंट को उसको सुखाना पड़ता था। इस बीच टिन मैन के ओरिजिनल एक्टर बडी एब्सेंट जहरीले बॉडी पेंट से निकलने वाले खतरनाक एल्यूमिनियम धूल में सांस लेने से लगभग मर ही गए थे। उनके फेफड़े कोलैप्स हो चुके थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस कारण उस रोल से उन्हें हाथ धोना पड़ा और उनकी जगह जैक हेली को रोल दे दिया गया। लेकिन MGM फिर भी शूटिंग में जहरीले पदार्थों का उपयोग करने से बाज नहीं आया। पॉपीज वाले कुख्यात सीन में इस्तेमाल की जाने वाली नकली बर्फ असल में 100% इंडस्ट्रियल ग्रेड एस्बेस्टस से बनी हुई थी। स्कैरक्रो भी इतना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसके आइकॉनिक लुक को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फेशियल प्रोस्थेटिक ने एक्टर रॉय बोल्गर के चेहरे पर ऐसे निशान छोड़ दिए जो 1 साल से अधिक समय तक दिखाई देते रहे। ओह यार, क्या मैंने ये बताया कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अनुसार उसे डोरोथी के साथ रोमांटिक रूप से इन्वॉल्व होना था? मैं पिघल रही हूँ सचमुच। पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल के रूप में मार्गरेट हैमिल्टन के यादगार प्रदर्शन को इतना डरावना माना जाता था कि उनके कई सीन कटिंग के रूम के फ्लोर पर ही छोड़ दिए जाते थे। लेकिन ये सब उस भयानक अनुभव के आगे कुछ भी नहीं है जो कि उन्होंने सेट पर भुगता था। उनकी लाइम ग्रीन स्किन अब आइकॉनिक बन चुकी है, लेकिन इसके लिए जिस फेस पेंट को यूज किया जाता था उसके निशान हैमिल्टन के चेहरे पर हफ्तों तक रहे। इसमें शामिल रासायनिक मिश्रण इतना जहरीला था कि वे कुछ भी सॉलिड खाना नहीं खा सकती थी और प्रोडक्शन के दौरान वे टेम्पररी तौर पर लिक्विड डाइट लेने पर मजबूर हो गई थीं। जैसे कि ये सब काफी नहीं था, मंचकिन लैंड से बाहर निकलने वाला सीन शूट करते समय हैमिल्टन की पोशाक, झाड़ू और टोपी आग की लपटों में झुलस गई, जिससे उनका चेहरा और हाथ 3rd डिग्री जल गया। उन्हें 6 हफ्तों की मेडिकल लीव लेनी पड़ी। वो एक ही शर्त पर शूटिंग के लिए वापस आई कि आतिशबाजी वाला कोई भी सीन नहीं होगा। प्राइड लैंड की शर्मनाक बात। द लायन किंग बचपन की एक प्यारी कहानी है और हाल ही में इस पर एक लाइव एक्शन फिल्म बनाकर इसके किरदारों को वास्तविक जीवन के जानवरों के रूप में प्रस्तुत करके इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके प्लॉट को हकीकत मानकर इंटरनेट पर कयास लगाने वाले कुछ लोगों के लिए ये दुखदाई साबित हुआ है। वे लोग ये महसूस करने लगे हैं कि सिम्बा और नाला के बीच उत्पन्न हुए संबंध भाई बहन के बीच नाजायज संबंध होंगे। ये बेहुदा विचार इस बात से पनपता है कि वास्तविक जीवन में शेरों की झुंड में प्राकृतिक व्यवहार के तहत आमतौर पर केवल एक ही परिपक्व नर होता है। इसका अर्थ है कि मुफासा ही शायद नाला का पिता है। अगर ये सही नहीं है तो फिर वो स्कार की बेटी हो सकती है, जिसका मतलब वो उस युवा शावक की चचेरी बहन होगी। अगर इतना ही काफी नहीं है तो एक क्रूर दिल इंसान ने यह भी कहा है कि चूंकि जंगल में एक शेर का औसत जीवन काल 15 वर्ष का होता है तो वास्तविक जीवन का सिम्बा 2009 में मर चुका होगा। डॉल्फिन फ्लिपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों के कार्टून ही आपकी बचपन की मीठी यादों को ठेस पहुंचाते हैं। एक दिल दहला देने वाला मामला असली जीवन के फ्लिपर का भी सामने आया है, जो कि 60 के दशक के एक लोकप्रिय शो से है। जैसा कि असली जानवरों से काम करवाने वाले लंबे समय तक चलने वाले कई शोज में होता है, फ्लिपर का रोल ट्रेन की हुई 5 अलग अलग डॉल्फिन्स के द्वारा निभाया गया था और इसमें से कैथी नाम की जो डॉल्फिन दर्शकों को सबसे प्यारी थी, उसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। कैथी रिटायर होने के बाद अपना जीवन एक सूनी कैद में अकेले बिता रही थी। जिंदगी बेहाल होने की वजह से उसमें डिप्रेशन से घेरे जाने के लक्षण शुरू हो गए, इसलिए उसने चीजों को अपने हाथों में ले लिया, या कहना चाहिए फिन्स में। कहते हैं कि कैथी तैरती हुई एक आखिरी बार अपने पूर्व टीवी ट्रेनर रिको बेरी की बाहों में आ गई और इसके बाद उसने जानबूझकर अपनी सांस रोक ली। इस
इस आत्महत्या के तहत वो डूबती हुई टैंक के पेंदे में चली गई और जहां उसके प्राण निकल गए। मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या आपको भी बुरा लग रहा है? ये कोई स्वीट लाइफ नहीं है। मिस्टर मोसेबी डिज्नी चैनल के हिट शो स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी में टिप्टन होटल के मजाहिया लेकिन उत्साही मैनेजर थे। इसमें जुड़वा भाइयों डायलन और कोल स्प्राउस ने अदाकारी की है। फिल लुइस पहली बार 2005 में फैंस के पसंदीदा चरित्र के रूप में दिखाई दिए और उसके बाद उन्होंने इसकी स्पिन ऑफ सीरीज द सूट लाइफ एंड डेक में मिस्टर मोसबी का किरदार निभाया और साथ साथ दैट्स सो रेवन, हन्ना मोंटाना और विजार्ड ऑफ वेवरली प्लेस के एपिसोड्स में भी काम किया। तो इस बचपन के नायक के बारे में इतनी भ्रष्ट करने वाली बात क्या हो सकती है? 1991 में लुइस को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या और नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया। जब उनके हाथों एक 21 वर्षीय महिला की मौत हुई तो उन्होंने कानूनन नशे की लिमिट से 3 गुना ज्यादा नशा किया हुआ था। लुइस को 5 साल की जेल की सजा दी गई, लेकिन जेल में आधारित एक थिएटर ग्रुप के साथ उनके प्रभावशाली काम के कारण उनकी सजा घटाकर 1 साल कर दी गई। फिर भी इसकी संभावना कम है कि आप अब मिस्टर मोसेबी को पहले की तरह देख पाएंगे अगर वे हॉल में न दौड़े होते। माइंड मत कीजिएगा। नर्सरी कविता का भयानक अर्थ। अधिकांश नर्सरी पोएम्स दुनिया भर में जानी जाती हैं और यदि बड़े होने के दौरान आपको ये अपने घर या स्कूल में नहीं सिखाई गई तो आपने उन्हें कहीं और तो सुना ही होगा। वे हमारे वयस्क कानों को ज्यादातर तो बच्चों को प्रसन्न करने वाली बकवास की तरह लगती हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ खुशनुमा जिंदगी का मतलब असल में भयानक हो तब क्या करेंगे? उदाहरण के लिए द लिटिल पिगी वेंट टू मार्केट को ले लीजिए। हम में से कितने लोगों की कल्पना के अनुसार वो अपने अन्य पिगी दोस्तों के लिए स्थानीय बाजार में कुछ सब्जियां लेने के लिए गया होगा। ये गुलाबी छवि निश्चित रूप से बचपन की संभावना के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन इसे हम गौर से समझें तो इस बात की संभावना अधिक है। असल में उस पिग को किसानों के मार्केट में काटने के लिए ले जाया जा रहा था। इस बीच उसके सभी दोस्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक घर पर था क्योंकि अभी उसका पूरा समय नहीं हुआ था। एक को जबरदस्ती रोस्टेड बीफ खिलाया जा रहा था ताकि वो मोटा तगड़ा हो सके और तीसरा पहले से काफी ज्यादा मोटा था और अब कुछ बाकी नहीं था। और हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो पिग होगा जो गाड़ी चलाते समय दहशत में चिल्लाता है। रिंग अराउंड द रोजी की आकर्षक धुन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे इसका राज खोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो ब्लैक डेथ के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि ये कविता मध्ययुगीन यूरोप में उस समय की है जब बुबोनिक प्लेग का प्रकोप फैला हुआ था और इसके रहस्यमय शब्दों में इसकी दुखद उत्पत्ति दिखाई देती है। मुझे इसे समझाने की अनुमति दीजिए। रिंग अराउंड द रोजी अपने आप में उस लाल रिंग जैसे रैश की ओर इशारा करता है जो प्लेग का एक सामान्य लक्षण था, जबकि पॉकेट फुल ऑफ पपीज का मतलब वो जड़ी बूटियां हैं जिन्हें लोग बीमारी की गंध को दूर करने के लिए लेकर घूमते थे। टिशुइंग जब वो आता है बीमारी से होने वाली छींकों को दर्शाता है और अंत में वे सभी नीचे गिरते हैं वाली जो लाइन है। मैं चाहता हूं कि आप खुद ही इसका मतलब निकालें। गाग से दूर रहें। बच्चों की लोकप्रिय टीवी नेटवर्क निकोलोडियन को पुरानी याद दिलाने वाली कई शोज के लिए जाना जाता है। साथ ही इसे इसके ट्रेडमार्क ग्रीन स्लाइम के लिए भी याद किया जाता है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न शोज के साथ साथ किड्स चॉइस अवार्ड्स में भी किया जाता था। यहाँ सभी तरह के सेलिब्रिटीज के ऊपर स्लाइम चुपड़ा जाता था और दर्शक लोटपोट होकर हंसते थे। यह आइकॉनिक हरी स्लाइम डबल डेयर नाम शो से शुरू हुई थी और इतने सालों तक इसकी ऐसी धमाकेदार तरीके से मार्केटिंग की गई थी कि स्लाइम का केचप और स्लाइम के सीरियल्स भी बिकने लगे। पहले वाले निक स्लाइम का सबसे लोकप्रिय रूप था बच्चों का खिलौना गाग, जिसको कालीनों में साफ करना बहुत बड़ा सिरदर्द था। लेकिन इस रंगीन गू के बारे में और क्या भयानक हो सकता है? 2013 में एक इंटरव्यू में डबल डेयर के होस्ट ने इस बकवास से लगने वाले नाम के पीछे कहानी को उजागर किया और ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जैसा आप बच्चों के लिए इतने बड़े पैमाने पर बेची जाने वाली किसी भी चीज से करते हैं। जी हाँ, ये पता चला है कि वे अपने माता पिता से जिसको खरीदने की बेहद जिद करते थे वो दरअसल एक फिल्म में बेस्ड प्रोडक्शन टीम के एक अंदरूनी मजाक का नतीजा थी, क्योंकि उन्होंने इसका नाम एक क्लास ए ड्रग के नाम पर रखा था, बल्कि यहाँ उनके पास बच्चों को गाग से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करने का एक मौका था जो कि वे चूक गए। इनमें से कितने फैक्ट सुनकर आप अपने बचपन के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर हो गए? क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको लगा कि अनदेखा करने का भी एक बटन होना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मैं आपसे फिर मिलूंगा। देखने के लिए शुक्रिया।